साथियों, हमारे बीच में मेरा छोटा भाई डॉक्टर शिवम चौहान भी आ चुका है, जो कि BAMS है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और फर्स्ट टाइम हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में सेमिनार में आए हुए हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे सिस्टम में हर पैथी के लोग जुड़ें, कुछ हम उनसे सीखें और कुछ वो हमसे सीखें, तभी कोई भी पैथी आगे बढ़ती है। इसी कड़ी में प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं हमारी संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं लीगल एडवाइज़र, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट, गुजरात से चल के आए हुए, इतनी देर से हमारी बातें सुन रहे हैं, बुलाना चाहूँगा एडवोकेट RN सिंह जी को डाइस से अपनी बात को रखें, हमें कुछ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी सिखाएं, कुछ हम उनसे सीख के जाएं, कुछ लीगल तरीके से हमारे अंदर जोश भरें। कृपया आप लोग तालियों से स्वागत करें एडवोकेट RN सिंह जी को। Respected चौहान साहब, डॉक्टर कपिल, डॉक्टर रविंदर जी, डॉक्टर मलकानी साहब, and all those speakers like Dr. रेखा शर्मा मैडम, सुरेश साहब ने भी स्पीच दिया, आसिफ साहब ने दिया, गुप्ता साहब ने दिया, डॉक्टर ओम शरण ने दिया, डॉक्टर हुसैन साहब ने दिया, डॉक्टर कामेश्वर सिंह साहब ने दिया, और भी एक दो डॉक्टर साहब ने दिया, मैं नाम लिखना रह गया। आज बहुत गर्व के साथ हम यहाँ पे हाजिर हुए हैं और उद्देश्य है कि हमें डॉक्टर कौंट सीजर मेटी साहब का जन्म जो है महोत्सव मना रहे हैं। तारीख तो 11 जनवरी, लेकिन हम लोग कर रहे हैं बाद में भी, और ये महीना पूरा चलता ही रहता है। देखिए, मैं तो एक एडवोकेट हूँ, मैं इसमें क्यों जुड़ा? 3 कारण से। एक बार डॉक्टर BK सिंह हैं हमारे गुजरात में, तो किसी पेशेंट को, दोस्तों मैं बीच में सर, डॉक्टर BK सिंह जी जो फोटो लगी हुई है, ये हमारी संस्था के जनरल सेक्रेटरी हैं, गुजरात में रहते हैं, और एडवोकेट साहब को उन्होंने ही खोज के निकाला है। तो क्या हुआ कि कोई हम उनके पास गए थे कुछ काम से, कोई बोला कि साहब एक डॉक्टर हैं, चलिए साथ में 2 मिनट मिल लेते हैं। ठीक है भाई, चलो। कोई दूसरा बंदे को कुछ दवाई लेनी थी, उधर एक लेडी आई थी, बोले साहब मेरे को बहुत ब्लीडिंग था 15 दिन से, अब एकदम अच्छा हो गया। तो बोला क्या बात है? तो तब मुझे बी के पावर का पता नहीं था, लेकिन डॉक्टर BK सिंह साहब ने बी दिया होगा, तो बेचारी लेडी बहुत खुश थी। तो तब मुझे पता लगा था कि इस दवा में रियली इलेक्ट्रोपैथी जैसे नाम है, इलेक्ट्रिकल की तरह से इसमें चमत्कार है। तो वो वहाँ से पहला मेरे को बिगिनिंग हुआ। फिर मैं एक दो मुझे बोले कि सर चलिए ना, बॉम्बे में एक सेमिनार है। तो मैं बोला यार हमारे पास टाइम कहाँ है, फिर भी आप बोलते हो तो चलते हैं। तो बोले आप थोड़ा सीखिएगा। हम क्या सीखेंगे, चलो ठीक है चलते हैं। फिर हमें पता लगा कि भाई ये एक्चुअली ट्विलाइट स्टेज में है, यानी एक ट्यूबलाइट है ना, तो जब कोई ट्यूबलाइट को आप चालू करते हो तो फ्लिकरिंग होता है और बाद में चालू होता है। मतलब जनरली अभी तो इतने अच्छे आगे नहीं होते, पहले ऐसा होता था, थोड़ा थोड़ा करके फिर जलता था। तो ये जो इलेक्ट्रोपैथी है, इट इज इन ए ट्यूबलाइट स्टेज, कि इट इज इन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रिकॉग्निशन होने वाला है, लेकिन अभी फ्लिकरिंग स्टेज है, हो रहा है, जल रहा है, बुझ रहा है, जल रहा है, बुझ रहा है, लेकिन जलेगा। तो और एक एग्जांपल बताता हूं आपको कि कानून कोई भी है, तो कानून पहले नहीं था। जैसे एग्जांपल के लिए बताऊं आपको, हिंदू लॉ है, हिंदू लॉ में 7 फेरे की बात है ना। तो पहले जब हिंदू लॉ 1955 में बना, उसके पहले शादियां नहीं होती थी? उसके पहले भी हिंदू में तो शादियां होती थी, और वही 7 फेरे थे। इसका मतलब कि वो चला रहा था। और कोई भी चीज जब परंपरा से चली आ रही हो तो उसको कस्टम बोलते हैं, और जब कस्टम बहुत लंबे समय तक चलता रहता है तो वो एक कोडिफाइड लॉ बनता है, लेखित में उसका जो कानून बनाया जाता है, तो वो कायदा बन जाता है, वो कानून बन जाता है।
तो कहने का मतलब ये है कि आप ये जो है कॉन्ट सीजर मेटी साहब 217 साल पहले जिस दवा की इन्होंने इन्वेंशन की और धीरे 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 वो अपना चमत्कार दिखाते गया और लोगों के बीच फैलता गया। आप नहीं फैला रहे हैं साहब, वो दवा की वो जो गुण है, उस दवा में जो मेरिट है, वो उसको लेके जा रहा है। मैं आज से आपसे जुड़ा हूं कपिल साहब, हमारे जुड़ने के बाद दोस्त हुए हैं, लेकिन हम जो जुड़ने का कारण क्या है? इलेक्ट्रो होम्योपैथी दवा है। तो आप जो यहाँ बैठे हैं सभी का कनेक्शन, अभी एक डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि मैं तो होम्योपैथी में करता था, लेकिन धीरे धीरे मैंने होम्योपैथी छोड़ दिया है और इलेक्ट्रोपैथी पे आ गया हूँ। क्या समझिए आप, होम्योपैथी छोड़ दिया और इलेक्ट्रो होम्योपैथी पे, इसका मतलब कि डॉक्टर कॉन्ट सीजर मेटी वाज राइट दैट ही वाज ए होम्योपैथी डॉक्टर, बट ही थॉट कि नो, दिस कैन गिव यू स्पीडी cure result. So therefore only that you have to select the medicine, you have to select the dilution, you have to select the particular temperament and you can get the best result. तो अभी कई डॉक्टर साहब यहाँ पे ऐसे हैं जो एलोपैथिक करते हैं और इलेक्ट्रो होम्योपैथी बहुत कम करते हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये धीरे धीरे इस चमत्कारिक दवा को आप पहचानिए और धीरे धीरे। अब मैंने कोई भी एलोपैथिक खाना छोड़ दिया है, लगभग 10 साल से मैं कोई एलोपैथिक नहीं लेता, या तो आयुर्वेदिक लेता हूँ या फिर सिर्फ इलेक्ट्रो होम्योपैथी लेता हूँ। होम्योपैथी भी मैं नहीं लेता क्योंकि मैंने देखा होम्योपैथिक में इतने चमत्कार नहीं है। सॉरी, किसी को मैं वो नहीं करता, मैं हो सकता है उसमें कोई अच्छे डॉक्टर जो अपनी दवा से चमत्कार कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोपैथी में मैंने जितना देखा है चमत्कार होते हुए वो हमने कहीं नहीं देखा है। और अब रहा बात कि आप लोग कभी डरते हैं कि भाई चीफ मेडिकल ऑफिसर आ रहा है तो हमको डर लगना चाहिए। तो डर इसलिए लगना चाहिए कि आपके पास इलेक्ट्रोपैथी दवा के अलावा जो आप रखते हो इसके लिए डर लगना चाहिए, बाकी तो कोई डरने की जरूरत ही नहीं है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में हेल्थ मिनिस्ट्री ने एफिडेविट दे दिया जब कि भाई इलेक्ट्रोपैथी पर कोई बैन नहीं है, इसका मतलब आप इलेक्ट्रो होम्योपैथी में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उन्होंने एक ही चीज़ बोला है कि आप डॉक्टर मत लिखो, आप डिग्री मत बेचो, लेकिन वो क्या होता है कि नहीं डिग्री बेचो तो बिना के कैसे आदमी को कुछ है ही नहीं जब मेजरमेंट, तो कैसे प्रैक्टिस करेगा। तो डिग्री मेरा इतना ही कहना है कि प्राइवेट डिग्री लो, लेकिन प्राइवेट डिग्री में एक रिक्वेस्ट है मेरा कि पढ़ के लो भाई, क्योंकि आपको कुछ पता ही नहीं है। कम से कम जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, यू हैव टू एटलीस्ट अंडरस्टैंड। प्लांट के बारे में थोड़ा समझो, आप एनाटॉमी के बारे में थोड़ा समझो। जब एनाटॉमी का आप समझोगे तो फास्ट आप उस पर रिजल्ट ला सकते हो। तो थोड़ा जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो आप समझो, थोड़ा सा पढ़ने। अभी बन गए डॉक्टर आपको सर्टिफिकेट मिल गई है तो थोड़ा पढ़ना शुरू कर दो। आप बुक लाओ, उसको पढ़ो। आप जितना पढ़ोगे उतना ही अच्छा होता चला जाएगा, क्योंकि थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों जब मिलता है तब वो आदमी संपूर्ण हो जाता है। और आप देख लेना जो भी फील्ड के डॉक्टर हैं उन लोग का कोई ना कोई कोर्स चलता रहता है, कोई ना कोई रिसर्च होता रहता है। रिसर्च नहीं होगा तो कहाँ से बढ़ेगा। सो रिसर्च इज ए पार्ट ऑफ एवरी मेडिसिन, यू कैन से इन एवरी फील्ड देयर इज ए रिसर्च, नॉट ओनली मेडिसिन। लाइफ में पूरी रिसर्च ही रिसर्च है। तो आप लोग को हो सके तो कोशिश करो कि थ्योरी भी पढ़ो और आप जो प्रैक्टिकल रिसर्च करते वो भी करो। सेमिनार में अटेंड करोगे कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा, तो वो भी एक बात होती है। क्योंकि आप सीखते कैसे हैं, सीखने का कारण है। सपोज अब डॉक्टर साहब परमिंदर साहब आपको देंगे कि भाई ये लीजिए, ये एक नई कोई कंपनी है उसकी दवा है, आप उसको भी ट्राई करो, आप अपना भी फार्मूला बनाओ। हम ये नहीं बोलते हैं कि नो ओनली दिस फार्मूला शुड बी अडॉप्टेड, बट वो भी तो ट्राई कर सकते हैं ना। 1 2 3 दवा आप अपना बना के देते हो, एक आध जो पेटेंट दवा दे दो, देखते हैं उससे क्या होता है। तो वो भी आप ट्राई करो। और जहाँ तक सवाल है इलेक्ट्रोपैथी के फ्यूचर के लीगल के बारे में, तो मैं आपको थोड़ा 5 मिनट में समझा दूंगा। देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट में मैटर गई तो हो गया कि भाई बैन नहीं है, एक तो वो बात हो गई। दूसरी बात क्या है कि राजस्थान में जिन लोगों ने भी बेचारे मेहनत किया, अब इलेक्ट्रोपैथी वहाँ लिखा, इलेक्ट्रो होम्योपैथी की जगह पर एक्ट तो पास हो गया 2018 में, आपको पता है, सबको मालूम है ना कि कानून बन गया। अब कानून बनने के बाद 30/4/2025 को
30/4/2025 को राजस्थान सरकार ने एक बोर्ड बना दिया, जैसे होता है ना काउंसिल, तो उन्होंने एक बोर्ड बना दिया है और अब वहाँ पे बोर्ड काम करना शुरू कर दिया है। तो बोर्ड का काम क्या है समझिए, बोर्ड का काम 4-5 प्रकार का है। एक तो सिलेबस प्रोवाइड करना कि कैसे डिग्री हम किस यूनिवर्सिटी में हम इसको पढ़ाएं कि जो डिग्री जिससे कि प्रॉपर डॉक्टर प्रॉपरली बन के निकले। तो एक तो इस साल बना है, तो आप मान के चलो कि 2027 के पहले, अप्रैल 2027 के पहले हो सकता है 26 अप्रैल के पहले भी शायद कोई यूनिवर्सिटी में डिग्री कोर्स शुरू हो जाए। दूसरा कि अब आपको क्या करेंगे लोग, टाइम बीइंग डेपुटेशन पे लेंगे होम्योपैथिक डॉक्टर्स को और वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक के लिए वो सपोज बना देंगे कि भाई उनका सब सर्वे करो कि कहाँ दवा बनती है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग भी तो इम्पोर्टेंट है। तो मैन्युफैक्चरिंग को भी वो लोग ध्यान देंगे कि कहाँ से दवा मैन्युफैक्चर हो रहा है। और हो सकता है कि गवर्नमेंट रिसर्च में भी चले जाए, क्योंकि जब गवर्नमेंट हाथ में ले लिया है जब इस चीज़ को, तो दे में ऑल्सो गो फॉर रिसर्च, दे में ऑल्सो गो फॉर क्लिनिकल एंड नॉन क्लिनिकल रिसर्च, दोनों से हो सकता है। तो ये भी एक काम बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि कैसे अब आप नज़दीक पहुंच रहे हैं फुल रिकॉग्निशन के। अब बात रह गई कि हमारे इंडियन लेवल पे, नेशनल लेवल पे, तो आपको तो मालूम है कि पहले IHRC की तरफ से और कुछ और भी दूसरे संस्थान ने मिल करके यहीं पे धरना दिया था, और धरना देने के बाद संघर्ष हुआ। संघर्ष होने के बाद गवर्नमेंट ने आश्वासन दिया कि हम एक कमेटी बनाएंगे, और तब वो कमेटी बनी इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी। 2017 में वो कमेटी बनी और उन्होंने सबको इनवाइट किया कि भाई जो भी इससे कंसर्न है, जो लोग इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से, वो अपनी थ्योरी दें, मटेरियल दें, प्रोडक्शन कैसे मेडिसिन करते हैं वो दें, सब कुछ उन्होंने मांगा। तो उसमें क्या हो गया कि करीब 29 संस्था ने अलग अलग चीज़ दी है, कोई कुछ लिख रहा था, कोई कुछ लिख रहा था, तो उनको बड़ा कन्फ्यूजन हो गया। उन्होंने बोला नहीं भाई, वी वॉन्ट ओनली वन प्रपोजल, यू ऑल ज्वाइन टुगेदर, आप सब लोग के साथ मिलो और एक प्रपोजल बना के दो। तो ज्वाइंट प्रपोजल के लिए बात जब आई तो एक ज्वाइंट प्रपोजल कमेटी बनाई गई ऑल इंडिया लेवल पे, और वो कमेटी ने सर्वमान्य ऑल कंसेंसस के साथ एक पूरी रिप्रेजेंटेशन दिया, डिटेल में सब कुछ दिया। और उसके बाद कई सारे मीटिंग हो गई IDC की, और जो कमेटी के मेंबर्स की मीटिंग हुई, और मीटिंग चलती रही, चलती ही रही है। अभी भी रिपोर्ट सबमिट नहीं हुआ। क्या लगे आपको? IDC ने अभी भी रिपोर्ट सबमिट नहीं किया है, अभी भी 1-2 और मीटिंग होगी। लेकिन 2017 से देखिए 25-26 आ गया, यानी लगभग 9 साल होने वाला है, 8 साल तो हो गया ना। तो आप मान के चलो कि बहुत शॉर्ट टाइम में। अच्छा, दूसरी एक और बात है सर कि राजस्थान में जो कमेटी बनी थी और ये जो IDC कमेटी है, उसमें कुछ जो मेंबर हैं वो राजस्थान जो कमेटी बनी थी जो इलेक्ट्रोपैथी की उसमें थे, उन्होंने उसमें साइन किया है। अब यहाँ पे भी वो लोग मेंबर हैं। अब क्या वो लोग मना कर सकते हैं? नहीं कर सकते। खाली इतनी बात हो रही है कि गवर्नमेंट वांट्स कि भाई एकदम यूनिफॉर्म टाइप एक चीज़ आ जाए, जिससे कि सर्वमान्य आ जाए, और थोड़ा मेडिसिन भी ऐसा हो जाए। भी वो प्रॉब्लम क्या हो रहा है सर कि अब आप सपोज आप मैन्युफैक्चर करते हो दवा, तो कोई क्या करते हैं कि सूखे प्लांट से बना देते हैं, कोई लोग नहीं पूरी प्लांट को, पूरी पार्ट को लेकर बनाते हैं। तो एक थोड़ा ये सब जरा अभी ये सब है, थोड़ी डिफ़िकल्टी है, लेकिन ये डिफ़िकल्टी बहुत दिन नहीं रहेगा, सब अच्छा हो जाएगा। आप लोग का सबका अच्छा फ्यूचर आने वाला। देखिए, कोरोना एक बहुत बड़ा आई ओपनर है। कोरोना में जब लगाते जा रहे थे, कौन सिमिर था सर? रेडमी-सिविर, वो लगाते थे, उससे तो अब कुछ होता ही नहीं था। और बाद में वो लगाए तो जल्दी मरते थे लोग, क्योंकि वो तो ब्लड, आपको मालूम है, डीमर बढ़ा और कहानी खत्म, है ना? सही बात है, यस। तो तब जाके लोगों को पता लगा, कई लोग ऐसे निकल के आए कि नहीं इलेक्ट्रोपैथी में हम दवा देते हैं, उसको कुछ नहीं होगा। और कई लोगों ने जो दवा खाए, सच में उनको कुछ नहीं हुआ। तो आपका जो उस टाइम का के काम ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो करने वाला काम था वो A2 था, आपका F1 था, ये आपका जो P4 था, ये सब, मतलब जो C13 था, ये सब दवाइयों ने बड़ा काम किया है। तो इसके चमत्कार हुए हैं। और उससे जो हुआ कि नहीं, कोरोना के टाइम पे जो हुआ, उसके बाद थोड़ा सा अथॉरिटी स्लो हो गई है। एलोपैथिक में एक समय आने वाला है सर,
अभी क्या हो गया, पहले जो पैरासीटामोल था पहले बहुत कम परसेंटेज में देते, अभी डोलो का आपको मालूम है ना कितना पावर है। तो अभी डोलो का जो डोलो खा लिया है, अब उसको नॉर्मल पैरासीटामोल जो देंगे तो उसको जल्दी बुखार ठीक नहीं होता है, क्योंकि अपनी बॉडी उस तरह से रेसिस्टेंट हो जाती है उसका दवा का। तो जब डोलो खाने वाला आदमी को आज भी आप F1 दे दीजिए तो उसका बुखार डाउन हो जाएगा। तो डोलो को भी आप मतलब काउंटरैक्ट कर सकते हैं अपनी इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन से। मेरा इन शॉर्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट यू आर वेरी लकी टू कम इनटू आवर दिस पैथी ऑफ अल्टरनेट साइंस ऑफ मेडिसिन, और आप इसमें घुसिए। जो लोग एलोपैथिक कर रहे हैं वो स्लोली घुसिए, कोई रिस्क नहीं है सर। अभी कोई सपोज आपने दिया, कुछ हो गया तो तुरंत FIR हो जाएगी, इसमें तो कुछ होगा ही नहीं, कुछ कोई रिएक्शन तो होगा ही नहीं, कम से कम अच्छा नहीं होगा तो खराब तो नहीं होगा। तो आप वो समझिए इस बात को कि आप यू आर इन ए सेफ मेडिसिन, सो व्हाई डोंट यू प्रैक्टिस इन दिस ओनली। स्लोली आप लोग सब जो लोग भी एलोपैथी करते हैं धीरे धीरे छोड़ दीजिए और आप आ जाइए पूरे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिसिन पे। अब रह गई बात कि हमको कपिल जी ने छेड़ा था कि कुछ बता दीजिए, कुछ बता दीजिए, तो हम तो क्या बताएंगे, आप लोग सब ज्ञाता हो, लेकिन मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा कि जो किसी को भी आप यूज करोगे तो अच्छा है। पहले तो एक फार्मूला जो बताया सब, जो D3, D4, D5, मैं आपको एक सिंपल फार्मूला बताता हूँ जो आप कोई पे भी आजमाओगे तो वो पहली बार काम कर जाएगा, बाद में पता नहीं। एक है कि 30 ml में 24 ड्रॉप, 30 ml में 24 ड्रॉप, सपोज 3 मेडिसिन करते हो तो 8-8 ड्रॉप डालो, 4 मेडिसिन करते तो 6-6 ड्रॉप डालो। ये पता नहीं कौन डाइल्यूशन बनता है, लेकिन मैंने बहुत सारे डॉक्टरों को पूछा है, आपका रिजल्ट एक बार तो आ जाएगा। सबसे जो बोलते ना नॉर्मल जो यूज़ वाला है, शायद ये 5th डाइल्यूशन बनेगा, ऐसा होप करता हूँ मैं, लेकिन आप एक बार यूज करके देखना। 24 ड्रॉप वाला आप देखना 30 ml में, आपको अगर उसमें फ़ायदा हो जाए तो थोड़ा दिन रखना, बाद में आप चेंज कर लेना, लेकिन आप ये तो एक कर ही लेना, क्योंकि ये कम से कम मैंने साउथ में भी मैं जाता हूँ, मैं उड़ीसा जाता हूँ, मैं आपको मध्य प्रदेश जाता हूँ, छत्तीसगढ़ जाता, मतलब अब कई जगह गया, मैं बॉम्बे गया, तो मैंने जो कॉमन एक्सेप्टेबल जो फार्मूला सुना है मैंने, वो है 24 ड्रॉप वाला। ये मैं रियल बोल रहा हूँ आपको, बहुत लोगों ने बहुत चमत्कारिक रिजल्ट लिए हैं। हम तो कोई डॉक्टर है नहीं, लेकिन आप ट्राई करके देखना, ठीक है। S1 और S10 खाने के पहले और खाने के बाद, कोई नहीं समझ में आवे, कोई आपका टेम्परामेंट नहीं समझ में आवे, कुछ नहीं समझ में आवे। मेरी पत्नी को फेफड़े में प्रॉब्लम थी, और हम जो एम्स में दिखाए 2013 में, तो उन्होंने बोला कि 3 साल के बाद, 3 साल मैक्सिमम इनका ज़िंदगी है, उससे ज़्यादा नहीं। तो मैंने BK सिंह मिल गए किस्मत से 14 में, तो मैंने बोला साहब ऐसा ऐसा है, तो उन्होंने बोला साहब आप एक काम करो, और तो दवा ठीक है, S1 और S10 आप देना शुरू कर दो। तो S1 खाने के पहले और S10 खाने के बाद ये मैंने चालू कर दिया। सर 2024 तक बच गई, जो कि हमको 16 से पहले मेरी पत्नी को मर जाना था, 8 साल और बच गए, और कैसे भी करके ठीक ठाक बच गए। तो इससे बड़ा कोई एग्जाम्पल नहीं है, आपको मैं बता सकता हूँ कि मेरे खुद पे बीती हुई बात है। तो आप S1 और S10, क्योंकि आपका अच्छा, जब मेरी वाइफ हॉस्पिटल में थी तो उन लोगों ने सारे ऑर्गन चेक किया, मेरी वाइफ तो लंग्स के चक्कर में मरी ना, कोई भी ऑर्गन फेल नहीं हुआ था सर, सिर्फ लंग्स का प्रॉब्लम था, क्योंकि उनको ILD करके एक डिजीज़ थी, वो ठीक ही नहीं होने वाला था, वो प्रोग्रेसिव था। तो वो जितना भी मैंने ट्राई किया, बाय द टाइम, और जब मेरी वाइफ को पता लगा था सब कुछ, तब तक आधा से ज़्यादा फेफड़ा ख़त्म हो चुका था। तो आपसे मैं एकदम एक सिंसियर एडवाइस देता हूँ, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल सेट किया है। 3 साल के जगह उनको मैंने लगभग 13 से 24, 11 साल, 12 साल मैंने उनको जिंदा रखा S1 और S10 पे। तो आप लोग ये 2 दवाई आपको जो साहब बताएं वो फार्मूला, तो वो उनका मतलब कि टेम्परामेंट समझ सकते हैं तो बढ़िया है। जब किसी को नहीं कुछ समझ में आवे ना, तो ये तो दवाई चालू ही कर देना। और जहाँ तक बात रही इलेक्ट्रिसिटी, ये इस दवाई की पूरे सिस्टम की सबसे चमत्कारिक चीज़ है इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी चीज़ है जो दवा के पावर को मतलब 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना बढ़ा देती है। और एक और बात बता रहा हूँ आपको
कि आपका दो चीज़ ज़रूरी है शरीर में। एक है कि आपका पेट साफ रहना चाहिए और दूसरा है कि यूरिन रिटेंशन नहीं चाहिए, पानी जो है बॉडी में कहीं रिटेन नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपका दो यूरिन अगर साफ होगा, यूरिन निकलेगा और पेट साफ होगा तो 80% प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। तो आप किसी को भी कुछ भी दवा दो, ये S6 C6 तो जरूर डाल दो, क्योंकि यूरिन निकलता रहेगा। C17 तो बहुत ज़्यादा निकालने के लिए नहीं बोलता हूँ मैं, S6 C6 दे दोगे तो आपका किडनी ठीक रहेगा, किडनी ठीक रहेगा तो आपका यूरिन रिटेंशन नहीं होगा, वाटर रिटेंशन नहीं होगा, तो आपको कई सारे डिजीज नहीं होगी। अब सो फार एज लीवर की बात है तो आपको S5 जो साहब ने बताया था, आपने बताया ना सर S5 लीवर के लिए, सुन नहीं रहे साहब, तो S5 आप देते रहो और आपके, और जो मैंने बताया और भी जो आपको लीवर की दवा जो समझ में आवे देते रहो। लेकिन लीवर की दवा और किडनी की दवा अगर आपने फॉलो किया तो 80% सक्सेस वहीं पे है। इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ और सिंपल में समझा सकता हूँ, क्योंकि दोनों एक्सक्रीशन अगर प्रॉपर होगा तो 80% रोग दूर हो जाएंगे। तो आपको माइंड में ही रखने का है। मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन इतना आप समझ लेना, ये दो प्रिंसिपल्स है, पेट साफ और किडनी साफ, दोनों किडनी ठीक, लीवर ठीक, सब कुछ ठीक, ये दोनों को आप पकड़ बनाओ। और रह गई बात कि जो आपको राजस्थान का बता दिया, अब कम से कम अभी हमारे गुजरात में कभी घटना घटी कि एक चीफ मेडिकल अफसर साहब आए, वो एक डॉक्टर है, डॉक्टर भूल रहा हूँ नाम, तो उनको उनके क्लिनिक पे गए तो उनके यहाँ सिर्फ इलेक्ट्रोपैथी दवा थी और बाकी 10-12 क्लिनिक और गए। तो जो एलोपैथिक करते थे उन लोगों से 25-25 हज़ार रुपया लिया, लिखित में रसीद दिया, फाइन, और करीब 50,000-60,000 और लिया 2 नंबर में। और जो बेचारा ये इलेक्ट्रोपैथी वाला बोलता मैं क्यों दूँ, मेरे पास तो इलेक्ट्रोपैथी दवा है। तो उसको बोलते कि नहीं, तुम जब तक स्टैम्प पेपर पे लिख के नहीं दोगे कि मैं एलोपैथी में प्रैक्टिस नहीं करूँगा, तब तक आपको हम क्लिनिक सील रखेंगे। बाकी की क्लिनिक खोल दी, ठीक है ना, बाकी क्लिनिक खोल दी। तो मैंने पिटीशन कर दिया है, अभी जो भी रिजल्ट आएगा मैं कपिल सिंह जी को बताऊंगा, आपके ग्रुप में डाल देंगे। जब बढ़िया कोई अच्छा ऑर्डर आ जाएगा तो वो ऑर्डर हम उस पर लड़ रहे हैं कि भाई, जब हमारे पास जब सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि इलेक्ट्रोपैथी में बैन तो है नहीं, तो मैं तो इलेक्ट्रोपैथी का दवा हमारे पास कुछ भी मिला नहीं है, तो आप मेरे को ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि भाई आपका क्लिनिक तभी खोलेंगे जब आप लिखो कि मैं एलोपैथिक में प्रैक्टिस नहीं करूंगा, जब हम करते ही नहीं हैं, हमारे यहाँ कोई दवाई नहीं मिली है। तो उस पर अभी मैटर चल रही है, अभी मतलब कि अभी हियरिंग होने वाला है 1-2-4 दिन में। तो जैसे जैसे प्रोग्रेस होगा मैं कपिल सिंह साहब को बताऊंगा। तो वो क्या एक नया चीज़ हम सेट करना चाहते हैं, सो दैट ऑल इंडिया में इस तरह का जो लोग इलेक्ट्रोपैथी में खाली प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए वो जजमेंट सेट हम चाहते हैं एग्जाम्पल बन जाए और वो सब जगह काम आए। तो हम आप लोग को सबको एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग हो सके तो जितना जल्दी स्विच ओवर कर जाओ फ्रॉम एलोपैथी टू इलेक्ट्रोपैथी, और आप एश्योर कर लो आज से 3 साल या 4 साल मैक्सिमम, आज से 4 साल आपको इलेक्ट्रोपैथी रिकॉग्नाइज मिलेगा। कैसे रिकॉग्नाइज मिलेगा? क्योंकि जैसे जैसे डिग्रियां शुरू हो जाएगी, जैसे जैसे आपको पता है 2-3 यूनिवर्सिटी ने शुरू कर दिया डिप्लोमा देना। डिप्लोमा कई जगह इलेक्ट्रोपैथी में चालू हो गए, जो यूजीसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा जो यूनिवर्सिटी प्राइवेट है रिकॉग्नाइज्ड है वो लोग डिप्लोमा दे रहे हैं। उसमें से एक मध्य प्रदेश में अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय भी है, उनके द्वारा डिप्लोमा दिया जाता है। फिर एक जयपुर में कोई दूसरी एक यूनिवर्सिटी है, वो प्राइवेट है, वो भी डिप्लोमा देती है। ऐसे महाराष्ट्र में तो 2-3-4 स्टेट में प्राइवेट डिप्लोमा चालू हो गया है। तब सोचिए डिप्लोमा चालू हुआ तो अब डिग्री भी चालू होने वाला है। पूरी एक ही चीज कमी पड़ी हुई है, जिस दिन डिग्री और डिप्लोमा लीगल हो गया तो समझिए कि पैथी रिकॉग्नाइज हो गई, क्योंकि जब प्रेस्क्राइब कोर्स हो गया तो आपका होना 100% है। तो अब आप लोग इतने ही मनाइए। एक और चीज़ है, मैं आपको कोई डराता नहीं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि रिकॉग्निशन होगा तो क्या हो सकता है। क्योंकि एक चीज़ होगा कि रिकॉग्निशन होने के बाद जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं डॉक्टर, तो उनमें से कैसे उनको कंटिन्यू किया जाएगा, तो उसके लिए आपको 2 साल 3 साल 4 साल दिया जाएगा कि यू हैव टू कंप्लीट पर्टिकुलर कोर्स। एक आध कोई कोर्स वो लोग लाएंगे कि ये आपको कोर्स करना पड़ेगा और पास होना पड़ेगा।
एज ए एक्सटर्नल भी ले आएंगे, क्योंकि अभी तो जो लोग पहले से प्रैक्टिस करें उनके लिए तो रेगुलर कोर्स होगा नहीं। और एक एग्ज़ाम देंगे जो एक आपकी लेवल को मेजरमेंट की बात होगी, वो चेक कर लेंगे, बस इतना होगा। क्योंकि कोई भी पैथी में अब आपको बोर्ड में लेना है, आपको डॉक्टर तरीके आपको शामिल करना है, तो देयर हैज़ टू बी सम मेजरमेंट, तो वो होगा। तो उसके लिए भी आपको माइंड में थोड़ा पढ़ते रहेंगे तो वो आसान हो जाएगा। तो अभी से एनाटॉमी, जो प्लांट्स के बारे में, प्लांट्स पढ़ने में क्या जाता है, एक आपको बताऊं सर, पढ़ने का तरीका बहुत आसान है। आप जब फ्री हो गए, बुक को खोलिए, उपन्यास की तरह उलटिए, एक बार दो पाना, 10 पाना, 20 पाना ऐसे खोलते जाइए, पाने पाने, मतलब पेज 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 पेज। ऐसा अगर आप रोज करोगे, 2 दिन के बाद करोगे, तो भी आपको सब प्लांट की भी ख्याल आ जाएगा कि प्लांट क्या नाम क्या है और इसके गुण क्या है, प्लांट क्या है, इसके गुण क्या है। जैसे ही आपको प्लांट पता लगा तो S1 में कौन कौन प्लांट है तो आपको दिमाग में पूरा घुस जाएगा, S2 में क्या क्या प्लांट है दिमाग में घुस जाएगा। तो पहले तो प्लांट के बारे में जान लीजिए, और फिर एनाटॉमी अगर आपको मालूम होगा तो आपको बहुत कुछ पता चलेगा कि इस ऑर्गन के लिए क्या सूटेबल है प्लांट, तो वो भी एक बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। बाकी सारी और भी कई सारे कोर्स में चीज़ें हैं, बट 2 चीज़ मिनिमम रिक्वायर्ड है। तो कपिल भाई हम लोग को मौका देते हैं कि भाई हम यहाँ पे आएँ, इकट्ठा हों और एक दूसरे से हम शेयर करें। तो उस हिसाब से मेरे को इनविटेशन दिया इन्होंने बड़े शॉर्ट टाइम पे, 4 दिन पहले बताया मध्य प्रदेश में, जब मैं इंदौर में मिला तो बोले साहब आना है। और आपको मैं बताऊं सर कि कई मैटर आज मैं छोड़ के आया हूं। हमारे यहाँ आज हाईकोर्ट चालू ही है, और कई 1-2 एडवोकेट को मैंने मैटर डिप्यूट करके आया मैं कि भाई तू चला देना। वैसे हमारा ऑफिस भी दिल्ली में भी है ना, क्योंकि मेरा बेटा तो यहीं बैठता है, तो हम तो यहाँ भी रहते हैं और अहमदाबाद भी रहते हैं, लेकिन ज़्यादा मैटर मेरी अहमदाबाद रहती है, दिल्ली मेरा बेटा संभाल रहा है, तो हमें आना जाना तो लगा ही रहता है। घर भी यहाँ है, ऑफिस भी यहाँ है, अहमदाबाद में भी ऑफिस है, अहमदाबाद में भी घर है, लेकिन कभी भी दिक्कत है तो हम दिल्ली में भी है। आपको ये नहीं सोचने का कि मैं दिल्ली में नहीं हूँ, कभी भी प्रॉब्लम ज़्यादा है, अभी कोई भी सलाह हमसे कपिल भाई ने लिया कोई भी मैटर पे, तो मैंने ऑन द स्पॉट सलाह दी कि ऐसे कर लीजिए बस, क्योंकि ये तो हमारा रोज़ का काम है, समझिए। तो आप लोग ज़रा भी चिंता ना करें, मैं जिसके लिए भी जो भी प्रॉब्लम आती है, मैं बिना रुपया लिए हुए पिटिशन जो फाइल किया अहमदाबाद में, 1 रुपया नहीं लिया मैंने, फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम आपसे प्रोफेशन के लिए नहीं आए हुए हैं, क्योंकि हमने आपसे बहुत कुछ सीखा है और हम जनता के हित में काम कर रहे हैं। क्योंकि लोगों को ये पैथी अगर अच्छी होगी तो गरीब लोगों को, जो खास करके जिनके पास पैसे नहीं, कैंसर के लिए, जिनको और भी बड़े बड़े किडनी प्रॉब्लम है। अब समझिए एक डायलिसिस जिसको शुरू हो जाता है, वो आदमी का आपको पता होना चाहिए 5 साल 7 साल बहुत हो गया, उसको श्री सीताराम हो जाता है। हमारे यहाँ तो जो बोलते हैं सत्य है, तो सत्य हो जाता है। जबकि अगर आप इलेक्ट्रोपैथी में आप रहोगे तो मेरा दावा है कि किडनी डायलिसिस छूट जाएगा और किडनी वाला आदमी वापस नॉर्मल काम करता है। दिस इज़ व्हाट माय एक्सपीरियंस इज। सो थैंक यू सो मच। जय कपिल भाई को भी धन्यवाद, चौहान साहब को भी धन्यवाद कि हमारे साथ आते हैं और हमारा हौसला बुलंद करते हैं, और हम बहुत खुश होते हैं। चौहान साहब अगर नहीं आए थे तब तक मैं तड़प रहा था कि चौहान साहब आए क्यों नहीं, आए क्यों नहीं। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। बहुत बहुत धन्यवाद एडवोकेट साहब। साथियों, किस लफ्ज़ में एडवोकेट साहब का धन्यवाद करूं, थैंक्स बोलूं, जो इस प्रोफेशन में ना होते हुए, और एडवोकेट साथ ही नहीं साथ में हमारे कमिश्नर साहब चौहान साहब, इन दोनों जनों ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए इतना हमारा मार्गदर्शन किया है, इतना लगाव रखते हैं, और एडवोकेट की कमी नहीं है। एडवोकेट साहब सुप्रीम कोर्ट और अहमदाबाद हाई कोर्ट देखते ही हैं, उनके बेटे राजीव सिंह वो भी सुप्रीम कोर्ट में ही है परमानेंट। तो हमें कोई ये नहीं है कि एडवोकेट साहब अगर अहमदाबाद में है तो यहाँ कोई हमें कमी है। साथ में हमारे परिवार में एक एडवोकेट और भी बढ़ गए हैं, कमिश्नर साहब के जो बेटे हैं वो भी एडवोकेट हैं।